हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। और आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो चलिए फिर भी हम देखते हैं क्लास को यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग आज प्रयास करेंगे 100 प्रश्न। यहाँ पर हम लोग आज टेस्ट नंबर 29 का, ठीक है, 100 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आज। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए। और आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, 2 दिन इधर थोड़ा सा ज़्यादा भाग दौड़ हो गया तो इसकी वजह से। और तो फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ तक हो सकेगा आज प्रयास करेंगे, ठीक है। 100 प्रश्न का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके पहले आपका टोटल 28 टेस्ट आपका हो गया है। अगर आप 2800 टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट आपको क्रम से मिल जाएगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं जिसका नंबर है 7857824310, तो इस पर भी आपको सभी जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। जो भी क्लास हुआ है उसका PDF आपको मिल जाएगा। PDF लेने के लिए दोस्तों आपको इस नंबर पर 251 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। और ये नंबर आपको दिया गया है, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से इस पर पेमेंट करना है। उसके बाद इसका PDF और वीडियो और नोट्स सभी चीज़ आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो लोग भी पेमेंट करेंगे इस नंबर पर, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है, जहां आपको तुरंत PDF वीडियो नोट्स सभी पीछे वाला भी मिल जाएगा और आगे भी आपको क्रम से वहां पर मिलते रहेगा। सीटेट की भी क्लास चल रही है दोस्तों, और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत सभी का यहाँ पर क्लास आपका सीटेट का भी चल रहा है। और सीटेट का जो क्लास हो रहा है वो आपका हो रहा है टीचमिंट ऐप पर चल रहा है आपका, ठीक है। ये भी आपका नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर नाभिकीय कार्यक्रम उसके पास नहीं है। तो आपको पता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और जापान पर परमाणु बम गिराया गया था आपको अमेरिका के द्वारा, है ना, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 2 डेट में आपको गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उसी के बाद से जो जापान है यहाँ पर आपको कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर नाभिकीय कार्यक्रम नहीं किया गया। लेकिन इन्होंने 2005 ईस्वी से, है ना, 2005 में अगर वर्तमान में देखा जाए कि 2005 में पहली बार सक्रिय परमाणु उत्पादन कार्यक्रम में इन्होंने भी प्रारंभ कर दिया, जापान ने भी। पहले इसके पास ये कार्यक्रम नहीं था क्योंकि ये इसका मार झेल चुका है इसके वजह से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसके पास भी हो चुका है। दूसरा सवाल है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी के जो ऊपरी परत होती है ना, और वहाँ पर जो खनिज लवण है, जल है, गैसें हैं, ह्यूमस है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है चट्टान, खनिज, मिट्टी या फिर पत्थर। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या कहते हैं बताइए। सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, है ना। इसको कहा जाता है आपको मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो है वो है आपका मिट्टी। और मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो चट्टानों की टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। आंसर नंबर हो जाएगा आपका C। अगला है आपका थर्ड नंबर, कह रहा है कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी आपको 1939 ईस्वी में, याद रखिए 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। देखिए सुभाष चंद्र जो बोस थे ना, ये आपको गांधी जी से इनका मतभेद हो गया था और त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ था आपका उसमें, और उससे ये त्यागपत्र देके 1939 ईस्वी में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। तो याद रखिएगा 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा आपका लिवरपूल। देखिए लिवरपूल है ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको है इंग्लैंड में, है ना। ये कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो 1830 ईस्वी में किया गया था, है ना। 1830 में सबसे पहले रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था और ये इंग्लैंड में है आपका, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। जी हाँ, ये भारत का कह रहा है और सबसे पहली कह रहा है ना। तो भारत में जो सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना है वो नदी घाटी परियोजना है, और वो है आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना। जी हाँ, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है दोस्तों, इसका जो उद्घाटन हुआ था, है ना, ये हुआ था आपका 1948 में, ठीक है। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
और ये आपको बनाया गया है दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। इससे आपको झारखंड को लाभ पहुंचता है और आपको बंगाल को लाभ पहुंचता है। देखिए, जब ये नदी घाटी नहीं बना था तो इसको कहा जाता था बंगाल का शोक, है ना। दामोदर नदी को ही कहते थे क्या, बंगाल का शोक कहा जाता था इस नदी को, क्योंकि इससे बहुत अधिक जान माल की क्षति होती थी पश्चिम बंगाल में, इसके वजह से इसको कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। देखिए, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना की स्थापना हुई थी, ये हुआ था आपका अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी, है ना। अमेरिका में एक नदी है टेनेसी नदी, और टेनेसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर हुआ था आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज, इसके संस्थापक कौन थे। 6 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी आपका 1942 में, ये भी पूछा जाता है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। ठीक है, ये जो स्थापना हुआ था तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो सहयोग किया था वो किया था रास बिहारी बोस के द्वारा, है ना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने में सबसे ज़्यादा जो जिनका सहयोग था वो रास बिहारी बोस का था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है आपका 7 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा कानून कौन सा है। जी हाँ, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून, सॉरी बिहार मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कानून पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता है, भारतीय संविधान है, या सिविल प्रक्रिया संहिता है, या फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता है। 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का जो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय जो संविधान है ये सबसे बड़ा कानून है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। 9 बजे से आप सभी का लाइव क्लास चलता है। ठीक है, डेली 9 बजे से आपका क्लास होता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न इनमें से किसको नहीं दिया गया है, तो क्या होगा आंसर बताइए। 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर डी के कर्वे, है ना। डॉक्टर डी के कर्वे को मरणोपरांत नहीं दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है, के कामराज को भी दिया गया है, और एम जी रामचंद्र को भी दिया गया है। आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था, है ना। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न जो दिया गया था दोस्तों, वो दिया गया था 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था किसको, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन और इसका जल्दी से आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। 9 का आंसर क्या होगा, 9 का जो आंसर होगा, है ना, देखिए जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इसमें लोकसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, और राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेंगे, इसमें सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, एक तो दिल्ली है और दूसरा पुदुचेरी है। तो क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है ना, तो वहाँ के भी सदस्य भाग इसमें लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है। जी हाँ, कोरम क्या होता है, इसी को कहा जाता है घनपूर्ति, है ना। कोरम को ही क्या कहते हैं, घनपूर्ति कहते हैं। और ये होता है कुल सदस्यों का 10वां भाग, है ना। कुल सदस्यों का क्या होता है, 10वां भाग होता है, यानी कि 1/10 होता है। यानी कि जब तक लोकसभा या राज्यसभा में टोटल जितने सदस्य हैं उसका 1/10 भाग अगर उपस्थित नहीं रहेंगे तब तक वो सदन नहीं चलेगा। तो इतना कम से कम उपस्थित होना चाहिए तभी वो सदन चल सकता है ना। तो कुल सदस्यों का 10वां भाग, आंसर नंबर हो जाएगा आपका पी नंबर। ठीक है, और एक चीज़ भी याद रखिएगा, है ना, कि राज्यसभा में घनपूर्ति कितना होगा, तो 25 होगा, है ना। राज्यसभा में अधिकतम कितना है 250, तो 25 इसका घनपूर्ति हो जाएगा। और लोकसभा में कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा घनपूर्ति। ये भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, 550 हैं जो निर्वाचित हैं आपका। इसका 1/10 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो इसीलिए 55 होना जरूरी है लोकसभा में और 25 होना जरूरी है आपको राज्यसभा में। अगला है आपका 11 नंबर।
कह रहा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है। जी हाँ, भारत के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था डॉक्टर सुकुमार सेन। क्या नाम था? डॉक्टर सुकुमार सेन। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। आप लोग अपना अपना कमेंट नीचे जरूर करते चलिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति का पद जो है ये अनुच्छेद कितने में है? 52 में है। यदि को पद से हटा कौन सकता है? तो लोकसभा, संसद या भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो इनको मतलब संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है ना, संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के आधार पर, है ना। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, और इनको पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर। कह रहा है कि संविधान सभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 13 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष इन्होंने थे। और देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है, और प्रथम बैठक में ही अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो 13 आपको दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये प्रथम द्वितीय आपको बार बार पूछा जाता है। और प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, दोनों बिहार से ही थे आपके। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के थे भीमराव अम्बेडकर थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका एक चीज़ और पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी थे, है ना, संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या है। जी हाँ, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 14 का आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए, यानी बजट घाटे की तरह। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? बजट घाटे की तरह है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका 14 का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। कह रहा है कि भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। जी हाँ, दशकीय वृद्धि दर भारत की कितना है? 2011 में, है ना, यानी कि 2001 में और 2011 में कितनी जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर हुई थी परसेंटेज में? तो इसका आंसर हो जाएगा 17.7%। ठीक है, 17.7% की यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई, तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ दर्ज की गई थी, है ना। तो वो है राज्य आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है यहाँ पर 2011 की जनगणना में यहाँ जनसंख्या क्या हुआ? घट गया। कितना घट गया? तो -0.58%। ठीक है, ये परसेंटेज पूछा जाता है। नागालैंड का जनसंख्या क्या हो गया? ऋणात्मक में चला गया था, है ना। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, मेघालय में सबसे अधिक हुआ था। 27.95% मेघालय में सबसे अधिक वृद्धि हुआ, और जबकि नागालैंड में सबसे कम यानी कि ऋणात्मक में वृद्धि हुआ था। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका देख लेते हैं। 16 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, कौन सा रोग है ना, कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन है रेबीज, कैंसर, टिटनस या फिर मलेरिया, है ना। तो कौन सा रोग होगा? 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, यानी कि टिटनेस जो है ये आपका बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस शहर में रहकर लेखन कार्य किया था? जी हाँ, तो कार्ल मार्क्स देश निष्कासन के बाद कहाँ पर वो रहा था और लेखन कार्य किया था? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से सभी लोग। लंदन में रह करके, है ना। क्या 17 क्या हो जाएगा? लंदन में रह सकते। देखिए कार्ल मार्क्स जो था ना, ये जर्मनी का दार्शनिक था, और ये अर्थशास्त्री भी था, इतिहासकार भी था, राजनीतिक सिद्धांतकार भी था, समाजशास्त्री भी था, पत्रकार भी था, ये वैज्ञानिक समाजवाद भी था, ये बहुत चीज़ था आपका, है ना। कार्ल मार्क्स ने इसको देश से निष्कासित कर दिया था, और ये लंदन में जाकर के इन्होंने लेखन कार्य किया था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर कि औरंगजेब की माँ निम्नलिखित में से कौन थी? जी हाँ, औरंगजेब की माँ कौन थी? 18 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो औरंगजेब जो था दोस्तों, ये आपका था शाहजहां एवं मुमताज महल का पुत्र था ना। इसके पिता कौन था? तो शाहजहां, और इसकी माँ का नाम था मुमताज महल। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आंसर नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ था आपका, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा था कि पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, तो ये कौन किया था? तो 19 का हो जाएगा जापान ने, है ना। जापान किया था पर्ल हार्बर पर आक्रमण। और ये कब किया था? तो जापानी नौसेना ने 8 दिसंबर 1941 को ये संयुक्त राज्य की अमेरिका का नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर मतलब आक्रमण कर दिया था, ठीक है। ये पर्ल हार्बर क्या था? ये एक नौसैनिक अड्डा था आपका, किसका था? तो अमेरिका का था। और ये जापान उस पर हमला कर दिया था 1941 में, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 नंबर, कह रहा है कि कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, कोंकण रेलवे का जो आपका विस्तार है दोस्तों, ये आपको यहाँ महाराष्ट्र में है, गोवा में है और कर्नाटक में, ये 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। और कोंकण रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में, है ना। कहाँ है इसका मुख्यालय? तो मुंबई में है इसका मुख्यालय आपका। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलिए, कोंकण रेलवे की लंबाई पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है वो है आपको 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो इसका स्थापना कब हुआ था कोंकण रेलवे का? तो 26 जनवरी 1998 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय हो गया आपका मुंबई, ठीक है। और ये कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है? तो मुंबई से लेकर के आपको मंगलोर तक, आपको कर्नाटक तक ये फैला हुआ है 760 किलोमीटर में। पश्चिमी घाट पर्वत में है आपका। नेक्स्ट है आपका 21 की अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? देखिए, शिप स्क्रैपिंग ये जो जगह है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो पानी वाले जहाज होते हैं उनको तोड़ फोड़ किया जाता है, मतलब कि उनको क्या कह सकते हैं कि उनको वहाँ पर जाकर के स्क्रैप किया जाता है ना। तो उसको कहते हैं अलंग। और ये अलंग है दोस्तों आपका गुजरात में, ठीक है। कहाँ है? तो ये अलंग है गुजरात के भावनगर जिला में स्थित है, जहाँ जहाज को तोड़ने के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है ना। जहाज को तोड़ने के लिए अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो वह है अलंग में। और अलंग कहाँ है? तो गुजरात में है। इसको कहते हैं शिप स्क्रैपिंग यार्ड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? जी हाँ, तो काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? गुजरात के, राजस्थान के, केरल के या फिर आंध्र प्रदेश के। तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि ये था आंध्र प्रदेश का शासक, ठीक है। काकतीय वंश के जो शासक, आधुनिक भारत का तेलंगाना में पड़ता है ये, है ना, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहीं ये शासन करता था आपका। नेक्स्ट है आपका कि मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था दोस्तों? जी हाँ, मांडू की रानी रूपमती थी, इसका संबंध किससे था? 23 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? बताइए सभी लोग। 23 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बाज बहादुर से इसका संबंध था आपका, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सह्याद्री पर्वत स्थित है। जी हाँ, सह्याद्री पर्वत, है ना, जो सह्याद्री पर्वत है ना, ये आपको पड़ता है, पश्चिमी घाट पर्वत को ही कहा जाता है सह्याद्री पर्वत। और ये है आपको महाराष्ट्र में, ठीक है। ये है आपका महाराष्ट्र पूरा यहाँ पर ही, और महाराष्ट्र में पड़ता है सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत जो है इसी को सह्याद्री नाम से जाना जाता है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का कौन सा रंग होता है? जी हाँ, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, इसमें कौन सा रंग होता है? लाल, हरा, सफ़ेद या फिर नीला? ये तो सबको पता होगा। तो क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा आपका नीला कलर का होता है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, नीला, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ से लिया गया। और सारनाथ कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में, है ना। सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है आपका, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय जो चक्र है ना, जो तिरंगा झंडा है उसके बीच में जो चक्र है उसमें कितने तिलियां होती है? तो इसमें 24 तिलियां हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, 24 तिल्ली। अगला है कि किस देश का पुराना नाम फरमोसा है? कई बार पूछा गया प्रश्न है कि किस देश का पुराना नाम फरमोसा है। तो हांगकांग का, दक्षिण कोरिया का, इंडोनेशिया का या फिर ताइवान का। 26 का क्या हो जाएगा? तो फरमोसा जो नाम है ये ताइवान का पुराना नाम है ना। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फरमोसा है। ताइवान जो है ना, ये कि पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं? तो द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों ओर क्या हो, पानी ही पानी हो, उसको क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर, कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? थोड़ा सा आवाज़ के लिए थोड़ा सा धीमा है ना, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत हमारी ठीक नहीं लग रही है, इस वजह से। पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध में भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन था? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 27 का क्या होगा आंसर बताइए? 27 का आंसर हो जाएगा आपका एस राधा कृष्णन। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन थे आपके,
ठीक है, 1965 का जब युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का तब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपका अगला प्रश्न आपका 28 नंबर का है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। जी हाँ, पीला रोशनी है उसमें एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, नारंगी, बैंगनी, भूरी या फिर काली। तो 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का ये कलर वाला क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, तो जो काली दिखेगी, है ना। पीला में अगर गहरा नीला आप कोई भी चीज़ रखिएगा तो कैसा दिखेगा, आपको काला दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत पत्र क्या होता है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र क्या होता है। तो 29 का क्या हो जाएगा आपका आंसर ना हो जाएगा आपका श्वेत पत्र जो होता है ना, ये सरकार का एक सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विवरण होता है, उसको कहते हैं श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी जाति राजस्थान की है। जी हाँ, राजस्थान की कौन सी इसमें जाति है, असुर, गरासिया, मुंडा या फिर संथाल। 30 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 का आंसर हो जाएगा गरासिया, है ना। गरासिया जो जाति है ये आपको राजस्थान की है, तो 30 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, और असुर, मुंडा, संथाल ये सब कहाँ की जनजाति है। देखिए संथाल तो आपको पता है कि झारखंड की है, मुंडा भी आपको झारखंड की है ना। ये आपको बार बार पूछा जाता है, असुर, मुंडा, संथाल ये सब है आपको झारखंड की ये जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर का है कि नाटो का मुख्यालय। जी हाँ, ये नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा नाटो के बारे में पूछा जाता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स। 31 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और जो ब्रुसेल्स है वो बेल्जियम की राजधानी है ना। चलिए, और स्थापना कब हुई थी नाटो की स्थापना, चलिए बता दीजिए आप लोग। 4 अप्रैल 1949, है ना, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 32 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। जी हाँ, वो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था जो जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह पर बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ये बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो ये आदेश किसने दिया था, तो 32 का क्या हो जाएगा आपका, 32 का आंसर हो जाएगा आपका हेनरी ट्रूमैन ने ये आदेश दिया था ना, हेनरी ट्रूमैन। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था और किसका गुलाम था। 33 का क्या हो जाएगा, देखिए गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1206 ईस्वी में हुआ था, आपको पता है ना। गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और ये गुलाम किसका था, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर मोहम्मद गौरी, है ना। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ही था जो भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और इन्होंने ही सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात में उस पर 17 बार आक्रमण करके उसको लूटा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर की, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है आपका अनुच्छेद 32 में। देखिए संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको क्या कहा गया है, तो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है ना। संविधान का हृदय एवं आत्मा इसको कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है ना, आपके पास जो 6 मौलिक अधिकार है अगर इसका हनन होता है तो आप उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के रीट दायर कर सकते हैं इसके तहत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी यानी कि 32। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अब देखिए बंगाल की खाड़ी कौन सी है, तो इधर है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका अरब सागर, है ना। इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, इधर है आपका अरब सागर और नीचे है आपका हिंद महासागर, है ना। नीचे कौन सा है, तो हिंद महासागर है आपका। तो कावेरी नदी, कावेरी जो नदी है ये आपको कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। यहाँ कावेरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तापी नदी जो है दोस्तों ये आपको बंगाल में नहीं गिरती है। पेन्नार नदी, महानदी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तापी जो नदी है या तापी को ही ताप्ती नदी भी कहा जाता है। तो नर्मदा और ताप्ती जो है ना ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, और तापी नदी निकलती है आपको मध्य प्रदेश से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में एक मुल्ताई जगह है वहीं से निकलता है आपको तापी नदी।
तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। अगर ऑप्शन में देखिए नर्मदा भी रहता ना, तब नर्मदा भी मार सकते थे, क्योंकि नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदी, जो आपको अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगला है आपका 36 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है। जी हाँ, वाद्य यंत्र, तो सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप 36 का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वीणा, है ना। जो सरस्वती माता जो है उनके पास आप देखे होंगे वीणा रहता है, और ये भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है। जी हाँ, विश्व का सबसे विशालतम जीवित प्राणी जो है दोस्तों वो है आपका नीली व्हेल, है ना, नीली व्हेल। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। और ये तो हो गया समुद्र में रहने वाला। अगर पूछा जाए कि स्थलीय सबसे विशालतम प्राणी कौन सा है, तो स्थलीय हो जाएगा आपका अफ्रीकी हाथी। तो अफ्रीकी जो हाथी है ये आपका स्थलीय हो जाएगा, और ये नीली व्हेल क्या है आपका जलीय। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है। जी हाँ, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है ना, तो जो चिकित्सक होते हैं वो किसे हटाता है, रेटिना को, या फिर लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियां को, या फिर लेंस को, या लेंस का तनुपट को। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लेंस के अतिरिक्त मांसपेशियों को हटाता है, आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्टेरोल उत्पादित होता है दोस्तों। जी हाँ, सबसे अधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ उत्पादन होता है, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, या फिर पित्ताशय में। 39 का हो जाएगा आपका यकृत में, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर की मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है। जी हाँ, सामान्य टेम्परेचर कितना होना चाहिए मनुष्य का, 42, 37, 46 या फिर 39। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि सी नंबर। देखिए हम लोग जो है टेम्परेचर जो थर्मामीटर लगाते हैं, तो उसमें दिखाता है आपको 97 डिग्री, 98 डिग्री। तो वो सेंटीग्रेड में नहीं रहता है दोस्तों, वो फॉरेनहाइट में रहता है ना। वो किस में रहता है, फॉरेनहाइट में रहता है। सेंटीग्रेड जो होता है वो 37 में होता है सामान्य टेम्परेचर, ठीक है। सामान्य 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप जो 97, 98, 99 जो देखते हैं वो फॉरेनहाइट में होता है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस दार्शनिक और उपन्यासकार ने 1964 ईस्वी के साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। जी हाँ, तो 1964 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार हुआ था उसमें लेने से मना कर दिया था, वो कौन सा दार्शनिक और उपन्यासकार था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो वो थे आपको जीन पॉल सार्वे, है ना, जीन पॉल सार्त्रे था, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा 1964 में। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर का रहा है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। देखिए भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो था जेम्स अगस्तस हिक्की। कौन सा था, जेम्स अगस्तस हिक्की था। और जेम्स अगस्तस हिक्की का बंगाल गजट था, है ना। इसको निकाला कौन था, तो जेम्स अगस्तस हिक्की निकाला था। बंगाल गजट उसका नाम था समाचार पत्र का, ठीक है। और ये अंग्रेजी में निकलता था। किस भाषा में निकलता था, तो ये इंग्लिश में निकलता था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में, है ना, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था, तो उदंत मार्तंड, है ना। हिंदी का कई बार पूछा गया है। उदंत मार्तंड जो समाचार पत्र है ये इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1826 में हुआ था, ठीक है। 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था। और बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1770 में हुआ था आपका, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। वही हिंदी वाला उदंत मार्तंड 1826 प्रथम समाचार पत्र, और आपका हो जाएगा बंगाल गजट, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश में 1770 ईस्वी। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर का रहा है कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर विस्तार से जान लें, है ना। तो इसको मानचित्र से आप समझिएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, ठीक है। ये रहा आपका छोटा सा भारत का मानचित्र। तो इसको कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई, है ना। तो उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है दोस्तों वो है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से जो पश्चिम इसकी लंबाई है वो है आपका 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, है ना। ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे होता है आपका साउथ, इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है आपका वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट है आपका 2933 किलोमीटर, और आपका नॉर्थ टू साउथ है 3214 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, तो कितना हो जाएगा 3214। अगर पूछता पूर्व पश्चिम से पूर्व तो 2933 हो जाता आपका, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर की, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था, है ना। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कह रहा है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जो सबसे पहले विभाजन हुआ था वो कांग्रेस का, वो हुआ था आपका 1969 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1969 में हुआ था, ये डेट आप ध्यान रखिएगा। और ये विभाजन जो हुआ था ना, ये इसमें हम कह सकते हैं कि उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी और मोरारजी देसाई के बीच ये थोड़ा सा विभाजन हो गया था। वित्त मंत्रालय वापस ले लिया गया था और बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा। इसी वजह से इसमें मतलब कि फूट पड़ गया था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है 45 नंबर, कह रहा है कि बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं। जी हाँ, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं बताइए। 45 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस इसको कहा जाता है ना, पार्थिनोजेनेसिस इसको कहा जाता है। अगला है आपका झारखंड राज्य भारत का राज्य कब बना था। जी हाँ, झारखंड का जो कौन सा राज्य बना है ना, तो भारत जो झारखंड जो बना था वो 28वां राज्य बना था भारत का। ठीक है, और ये कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। आपको किससे, तो बिहार से अलग हुआ था। देखिए 2000 ईस्वी में ना 3 राज्य अलग हुआ है ना, 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। एक तो छत्तीसगढ़ बना था उस समय, ठीक है, एक कौन बना था, छत्तीसगढ़ बना था। ठीक है, और एक कौन बना, तो उत्तराखंड बना। उसी समय आपको उत्तराखंड भी बना था और छत्तीसगढ़ भी बना था। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ, जो ओजोन परत है, एक तो पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है ये कहाँ पड़ी है, तो ये है आपको समताप मंडल में, है ना। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है और ये ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत के जो ह्रास हो रहा है धीरे धीरे करके, ये इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो 47 का क्या हो जाएगा आंसर बताइए। 47 का सभी लोग जवाब दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। ठीक है, जो मेन उत्तरदायी गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का ह्रास। और ओजोन परत की अगर ह्रास हो जाती है तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं ना वो पृथ्वी पे आ जाएगी, उसी तरह तरह की बीमारियां फैलेगी आपका। ठीक है, टेम्परेचर दिन प्रतिदिन हाई होते चला जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों। उत्तराखंड जो विधानसभा है इसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो बताइए सभी लोग, कितना हो जाएगा, 48 का हो जाएगा 70, है ना। विधानसभा कितना सीट है, 70 है। और बिहार में विधानसभा कितना है, तो 243 है ना। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 243 है। और लोकसभा की बिहार में कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं, है ना। और विधान परिषद की बिहार में कितनी सीटें हैं, तो 75 सीटें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और राज्यसभा की बिहार में कितनी सीटें हैं, तो 16 सीटें हैं। ठीक है, बिहार वाला आपको पूछ सकता है आपको, है ना। लोक विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, आपका विधान परिषद हो गया और राज्यसभा हो गया, ये सब चीज़ आपको बिहार में कितनी सीटें हैं पूछ सकता है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनाता है। जी हाँ, परतदार चट्टान, देखिए चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका आग्नेय चट्टान, है ना, प्रथम आग्नेय चट्टान हो गया, दूसरा परतदार चट्टान हो गया और तीसरा हो गया आपका कायांतरित चट्टान। जो सबसे पहले चट्टान का निर्माण होता है वो होता है आग्नेय चट्टान का निर्माण। ठीक है, आग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो होता है ज्वालामुखी क्रिया, जब फटता है और उससे जो लावा निकलता है और उसे जमने की वजह से कौन सा चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान बनता है। और आग्नेय चट्टान की टूटने फूटने से, है ना, जो दूसरे जगह जा करके परत दर परत जम जाती है उसको कहते हैं परतदार चट्टान। परतदार चट्टान को ही कहा जाता है अवसादी चट्टान, है ना, इसी को अवसादी चट्टान भी कहते हैं। और यही जब अत्यधिक ताप एवं दाब की क्रिया से फिर परिवर्तित हो जाता है ये कायांतरित चट्टान में, है ना। यही जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, कायांतरित चट्टान में ये परिवर्तित हो जाता है आपका। ठीक है, तो 3 प्रकार के मुख्यतः आपके चट्टान हैं। तो कह रहा है कि परतदार चट्टान कैसे बनता है, तो तलछट के घनीकरण से ये बनता है ना। तलछट के घनीकरण यानी कि तली पे धीरे धीरे क्या होता है, ये परत दर परत जमते जाता है, जमते जाता है और इसे निर्माण हो जाता है परतदार चट्टान, या फिर इसी को कहते हैं आपको अवसादी चट्टान। इसी को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। मैग्मा के घनीकरण से तो आग्नेय चट्टान बनेगा आपका, है ना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर 49 का। ठीक है, चलिए, और अवसादी जो चट्टान है यानी कि जो परतदार चट्टान है, इसी में दोस्तों पाया जाता है आपको क्या, तो पेट्रोलियम वगैरह इसी में पाया जाता है। और इसी में आपको कोयला हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर नहीं, चूना पत्थर तो आपका हो जाएगा फिर कायांतरित चट्टान में। ठीक है, तो पेट्रोलियम वगैरह इसमें पाया जाता है आपको, जो भी खनिज संसाधन है इसमें देखने को मिलता है। 50 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है। फ्यूज के
न्यून क्या मतलब प्रतिरोधक शक्ति पर या चालकता पर या फिर गलन बिंदु पर या फिर सामर्थ्य पर। देखिए जो विद्युत परिपथ होते हैं ना, तो फ्यूज का उपयोग हम लोग करते हैं। फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं, देखते हैं कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा आता है तो फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, तो उससे हमारा जो घर में जो सारा सिस्टम है वो बच जाता है। ठीक है, तो फ्यूज का जो उपयोग किया जाता है तो उसमें क्या रहता है, 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर हो जाएगा गलन बिंदु, यानी न्यून उसमें गलन बिंदु होता है ना। गलन बिंदु क्या रहेगा, न्यून रहता है, यानी कि है ना न्यूनतम होता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो फ्यूज का जो तार है ये किस चीज़ से बना होता है ना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो फ्यूज का तार होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो इसमें तांबा और टीन से बना जाता है ना। किससे बनता है, तो तांबे और टीन से ये बनाया जाता है फ्यूज का तार। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा 50। आज देखिए थोड़ा सा तबीयत हमारी गड़बड़ लग रही है, इसी वजह से हम आज 50 प्रश्न ही रहने देते हैं दोस्तों, है ना। आज हम 50 प्रश्न ही रहते देते हैं और 50 के बाद हम कल हम इसका आगे कर देंगे 100 तक, है ना। थोड़ी सी तबीयत हमारी गड़बड़ लग रही है, अभी हमको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, और मैं ज़बरदस्ती ये क्लास ले रहा था आज, है ना, क्योंकि 2 दिन से आप सभी का क्लास यहाँ पर एब्सेंट हो गया था। इस वजह से हम सोचे नहीं क्लास, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है ना। आप लोग की क्लास हमेशा निरंतर चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम ना हो, है ना। बस हमारी थोड़ी सी इधर 2 दिन से ज़्यादा भाग दौड़ हो गया, इसकी वजह से तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और जो लोग अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में दोस्तों, तो आपको 251 रुपये का पेमेंट करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। और आपको सिर्फ एक बार ही 251 पेमेंट करना है, उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपको PDF वीडियो नोट्स इत्यादि ग्रुप में मिलता रहेगा। तो ये जो नंबर दिया गया है 7857824310, यही नंबर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी है और यही नंबर दोस्तों आपका पेमेंट का भी है। ठीक है, तो दोनों का यही नंबर है और आप जो पेमेंट कीजिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले दीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा। और ये हमारा चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और कल कोशिश करेंगे कि हम 2 वीडियो डालें, है ना, क्योंकि इधर थोड़ा सा छुट्टी भी हो गया था 2 दिन, है ना। हम कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दिन में भी क्लास हो जाता है तो उधर भी थोड़ा थकान बढ़ जाता है। और सीटेट की भी क्लास चल रही है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज हम 50 प्रश्न ही रहने देते हैं और इसके अगले क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही के लिए, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, तैयारी करते रहिए, कोई भी दिक्कत हो आप लोग बताते रहिए, है ना, और आगे भी आपकी तैयारी चलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।